हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एसएसटी में चैप्टर 9 स्टार्ट किया था जिसका नाम था नेचुरल डिसास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदाएं। बच्चों, ये मैंने आपको हाफ रीड करा दिया था। इसमें मैंने आपको बताया था जो प्रकृति द्वारा आपदाएं होती हैं उनके बारे में बताया था, जिसमें कि मैंने आपको फ्लड यानी कि बाढ़ के बारे में बता दिया था, है ना बच्चों। जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा हो जाती है तो बाढ़ आती है, जिस कारण हमें और जीव जंतुओं को सभी को हानि होती है। ठीक है बच्चों। फिर इसके आफ्टर इफेक्ट यानी कि इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं ये भी बताया था। उसके बाद प्रिकॉशंस यानी कि इससे हम क्या क्या सावधानियाँ कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं ये बताया था। फिर नेक्स्ट मैंने आपको साइक्लोन बताया था। साइक्लोन यानी कि चक्रवात बताया था, जो समुद्र में तूफान आता है। ठीक है, इसके बारे में बताया था। एंड इसके इफेक्ट यानी कि इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं ये भी बताया था। फिर प्रिकॉशंस बताई थी इसकी यानी कि इससे क्या सावधानियाँ रखी जा सकती है ये बताया था। फिर उसके बाद ड्रॉट यानी कि सूखा, जब खाने की कमी हो जाती है, भुखमरी आ जाती है तो ड्रॉट यानी कि सूखा होता है, ये मैंने आपको बताया था। इसके इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ते हैं ये बताया था। एंड नेक्स्ट उससे कैसे बचा जा सकता है ये आपको बताया था। ठीक है बच्चों। आज हम पढ़ते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है बच्चों? भूकंप। अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप यानी कि धरती का फटना क्या कहलाता है? भूकंप। अर्थक्वेक इज़ द मोस्ट डिजास्टर नेचुरल क्लाइमेटी फॉर मैनकाइंड। जो अर्थक्वेक है यानी कि भूकंप है, वो एक बहुत बड़ी आपदा है मैनकाइंड यानी कि हमारे लिए। इससे बहुत ज़्यादा हानि भी होती है और भारत में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक जैसी आपदाएं आती रहती हैं। ठीक है बच्चों। मोस्ट ऑफन एन अर्थक्वेक मीन्स ए लिटिल ग्राउंड शेकिंग फॉर ए न्यू सेकेंड्स। क्या होता है मोस्ट ऑफन? सबसे अधिक अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि ग्राउंड शेकिंग फॉर ए फ्यू सेकेंड यानी कि जो धरती के अंदर कुछ प्रक्रियाएं, कुछ सेकंड के लिए ही हिलना, धरती का कुछ सेकंड के लिए हिलना है, जो इसकी अंदर प्रक्रियाएं हैं उनमें बदलाव होना क्या कहलाता है? अर्थक्वेक कहलाता है। एंड नथिंग वेरी सीरियस हैपन्स, जो बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, बहुत नाजुक सा होता है, यानी कि हल्के से तौर पे धरती का हिलना। बट इन द केस ऑफ सेवरे अर्थक्वेक, लेकिन अगर हम गंभीर अर्थक्वेक की बात करें तो वो क्या होता है बच्चों? द टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है? विवर्तनिक प्लेट। क्या होता है बच्चों? विवर्तनिक प्लेट that make up surface of the earth move apart bump into the each other। क्या होता है बच्चों? बम्प होता है टकराना, each other मतलब एक दूसरे से। विवर्तनिका प्लेट, ये धरती के अंदर की बात हो रही है बच्चों। धरती के अंदर कई प्रकार की प्लेट होती हैं जिनको विवर्तनिका प्लेट भी कहा जाता है। जब ये प्लेट किसी कारणवश एक दूसरे से टकराती हैं और स्लाइड होती हैं यानी कि अपनी जगह से खिसक जाती हैं या टूट जाती हैं, तब क्या होता है बच्चों? अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आता है। ठीक है। दिस मोमेंट टीयर्स अपार्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो सरफेस होता है अर्थ का यानी कि पृथ्वी का जो क्षेत्र होता है उस पर भारी प्रभाव पड़ता है और धरती हिल जाती है। जो धरती पर सब चीज़ें होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। ठीक है। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की जो स्टडी होती है, अगर हम भूकंप की जानकारी लेते हैं या कुछ भी जानते हैं उसके बारे में, तो वो क्या कहलाती है? सिस्मोलॉजी। अगर हम भूकंप का अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? सिस्मोलॉजी कहलाता है। सिस्मोग्राफ्स आर इंस्ट्रूमेंट। सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है दैट रिकॉर्ड द शेकिंग ऑफ द लैंड, यानी कि धरती के अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं जो उसमें रिकॉर्ड होता है, वो क्या होता है? सिस्मोग्राफ्स। ठीक है। और जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। ठीक है। द रिएक्टर स्केल, बच्चों ध्यान रखेंगे, द रिएक्टर स्केल रेट्स द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10। रिएक्टर स्केल एक ऐसा स्केल है जिस पे भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है, यानी कि भूकंप कहाँ कौन सी जगह कितना आया है। बच्चों ये एक ऐसा स्केल टाइप होता है जैसा आपका फीटा होता है, ऐसे ये भी होता है। इस पे 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिखे रहते हैं। ठीक है। उसमें देखा जाता है कि मतलब कहाँ कौन सी जगह पे कितना भूकंप आया है। एक पे अगर एक रिएक्टर स्केल पर सिर्फ उसका 1 नंबर है तो मान लिया भूकंप मतलब थोड़ा सा आया है, बिल्कुल थोड़ा सा झटका लगा है। लेकिन 2 पे है तो उससे ज़्यादा, 3 पे है तो उससे ज़्यादा, 4 पे है तो उससे ज़्यादा। अगर हम आज तक की बात करें, सो दैट इफ़ एन अर्थक्वेक इज़ रेटेड 1, अगर सिर्फ 1 पर है
यू कैन हार्डली फील इट, इसे थोड़ा सा फील करोगे। बट एन अर्थक्वेक रेटेड 2, अगर 2 पे पहुंच जाता है, इट इज़ 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग, ये इससे जो 1 होता है उससे 10 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। ओनली एट ए लेवल 8 अर्थक्वेक मैनी बिल्डिंग्स विल फैल डाउन, अगर 8 मतलब भूकंप की तीव्रता अगर हम नापे रिएक्टर स्केल पर, अगर उस पर 8 पॉइंट तक आ जाता है तो क्या हो जाता है, बट जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हो आप, ये पूरी गिर जाती हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा आज तक का जो भी आया है वो 8 नंबर तक, इस 8 स्केल पर सिर्फ 8 नंबर तक का भूकंप आया है, इससे ज़्यादा भूकंप नहीं आया है। और इसमें क्या होता है, देखो बच्चों, इन 2001 देयर वॉज एन अर्थक्वेक इन गुजरात, गुजरात में ये भूकंप आया था जो जिसका लेवल 8 था। ठीक है, इससे ज़्यादा भूकंप नहीं आया है, इसमें बहुत ज़्यादा हानि हुई, कई लाखों लोग मरे थे और ये सबसे तीव्रता वाला भूकंप था। ठीक है बच्चों, आफ्टर इफेक्ट, इसके बाद में क्या इफेक्ट पड़ते हैं, यानी कि भूकंप आने के बाद, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक के समय बिल्डिंग्स डेवलप्स क्रैक्स और फेल ऑन पीपल, ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल्स etc, जो बिल्डिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, क्रैक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, फेल ऑन पीपल, और गिर जाती हैं लोगों के ऊपर, ट्रीज भी गिर जाते हैं, एंड इलेक्ट्रिक पोल्स यानी कि बिजली के खंभे, सब कुछ गिर जाता है। द अपरोडेड, वे उखड़ जाते हैं जो बिजली के खंभे होते हैं। रोड्स के इन एंड ब्रिज ब्रेक, और जो सड़कें होती हैं वो भी टूट जाती हैं, ब्रिज जो पुल बने हुए होते हैं वो भी टूट जाते हैं। द सडन स्नैपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स आल्सो केसेस फायर, जो मतलब जो बिजली के तार होते हैं उनमें भी आग लगने की संभावना हो जाती है, जब वे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं तो उनसे आग की संभावना हो जाती है। पीपल हु हैव एक्सपीरियंस्ड अर्थक्वेक, जो लोग थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस रखते हैं कि भूकंप आने वाला है, भूकंप होने वाला है, हैव ऑब्जर्व, वे देख सकते हैं, दैट फैंस एंड बेड्स स्वे इन देयर रूम्स, जो उनके फैंस हैं और बेड्स हैं, एंड द पिक्चर ऑन द वेल्स फेल डाउन, जो मतलब पंखे होते हैं वो गिर जाते हैं, एंड जो दीवारों पर पिक्चर्स लगी हुई होती है वो सब नीचे गिर जाती हैं। इवन आफ्टर द अर्थक्वेक के बाद, भूकंप के बाद क्या होता है, स्मॉल शॉक्स कैन बी फेल्ट सेवरल डेज, कई दिनों तक। दीज आर कॉल्ड आफ्टर शॉक्स, क्या कहलाता है, आफ्टर शॉक्स। उसके बाद वो आफ्टर दैट बच्चों, प्रिकॉशंस एंड अदर मेजर, इसकी क्या क्या मतलब सावधानियां हैं, कैसे हम उससे बचाव कर सकते हैं, ये है बच्चों। देयर इज़ नो एडवांस वार्निंग व्हेन एन अर्थक्वेक एक्योर्स, जब एक भूकंप आने वाला होता है बच्चों, उससे पहले कोई भी वार्निंग नहीं दी जा सकती, यानी कि किसी को नहीं पता होता भूकंप आने का। एज देयर आर नोन मेथड्स ऑफ प्रेडिक्टिंग एन अर्थक्वेक, और इसके लिए प्रेडिक्टिंग होता है बच्चों, प्रेडिक्टिंग यानी कि भविष्यवाणी करना, कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि आज भूकंप आने वाला है। इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक के समय यानी कि भूकंप के समय, इफ़ यू आर इंडोर्स, अगर तुम घर के अंदर हो, स्टे इंडोर्स और रन आउटसाइड, क्या करना चाहिए, या तो तुम्हें घर के अंदर ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ तुम बच सको, या फिर रन आउटसाइड, या फिर बाहर की ओर चले जाना चाहिए खुले में। इफ़ यू आर इंडोर्स, अगर तुम अंदर ही हो, हाइड अंडर ए बेड और डेस्क, तुम्हें छिप जाना चाहिए कहाँ पर, एक बेड के या फिर डेस्क के अंदर छिप जाना चाहिए। डो नॉट यूज़ द स्टेयरकेस यानी कि जिन्ने पे नहीं चढ़ना उतरना चाहिए, स्टेयरकेस। स्टे अवे फ्रॉम विंडोज़ एंड एप्लीकेशंस, यानी कि ऐसी जगह बैठना चाहिए तुम्हें जहाँ कि तुम बच सको और कोई ऊंचा स्थान तुम्हारे ऊपर आ जाए, जैसे टेबल के नीचे छुप गए या बेड के अंदर छुप गए, मतलब जो भारी सामान तुम्हारे ऊपर गिरे वो उससे रक्षा हो सके। ठीक है बच्चे। इफ़ यू आर आउटडोर, अगर तुम घर के बाहर हो, गो टू एन ओपन ग्राउंड, कहाँ जाना चाहिए तुम्हें, एक ओपन ग्राउंड में यानी कि खुले मैदान में चले जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम हाई राइज बिल्डिंग्स, ट्रीज, पावर एंड टेलीफोन केबल्स और एनीथिंग एल्स दैट माइट फेल ऑन यू, जो तुम्हारे ऊपर कोई बिल्डिंग ना गिर सके, कोई टेलीफोन तार ना गिर सके, ट्रीज ना गिर सके, पावर सप्लाई या फिर बिल्डिंग्स कुछ भी तुम्हारे ऊपर ना गिर सके, ऐसे खुली जगह चले जाना चाहिए जो आसपास तुम्हारे कुछ चीज़ ना हो। ठीक है। इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन द रोड, अगर तुम ड्राइविंग कर रहे हो रोड में, गेट आउट ऑफ द ट्रैफिक
एंड स्टॉप ऑन ए क्लियर स्ट्रेच ऑन द रोड। क्या करना चाहिए तुम्हें? अपनी कार को स्टॉप करना चाहिए ऐसी जगह जहाँ पर तुम्हें खुला लगे, खाली लगे कि तुम्हारे आसपास कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं है। डू नॉट स्टॉप ऑन ए ब्रिज। तुम्हें एक ब्रिज यानी कि पुल पर खड़े नहीं होना चाहिए, यानी कि स्टॉप नहीं होना चाहिए ब्रिज पर, ब्रिज भी क्योंकि टूट के गिर सकता है पुल। स्टे इनसाइड द कार अंटिल द शेकिंग स्टॉप्स। जब तक ये स्टॉप नहीं हो जाता थोड़ा सा भूकंप, तुम अपनी कार के अंदर स्टॉप हो सकते हो, यानी कि रुक सकते हो, लेकिन ऐसी जगह जहाँ उसके आसपास ट्रीज़ अदरवाइज़ कोई चीज़ ना हो। ठीक है बच्चों। फिर आगे सुनामी, इसको बोलते हैं बच्चों सुनामी। एक जापानी वर्ड है ये जापानी वर्ड है। इसमें क्या होता है बच्चों, जो समुद्र के अंदर जो तूफान आता है उसको बोलते हैं अर्थक्वेक्स अंडर वाटर कैसे ए ह्यूज वेव कॉल्ड इट सुनामी। जो समुद्र के अंदर भूकंप आना या समुद्र के अंदर भूकंप आना, हिल जाना, वो कहलाता है सुनामी। जापानीज़ वर्ड है ये एक, तो सुनामी जिसको बोलते हैं, लेकिन हिंदी में से और इंग्लिश में भी सुनामी ही कहते हैं। तो सुनामी वेव्स ट्रेवल वेरी क्विकली अप टू 800 किलोमीटर 500 मील्स एन आवर। ये क्या होते हैं बच्चों, सुनामी में क्या होता है, 800 किलोमीटर तक ये इतनी तेज़ लहरें जाती हैं पानी में इसकी, 1 घंटे में 800 किलोमीटर। एंड आर एज हाई 30 मीटर्स और 100 फीट, जो 100 फीट तक की ऊंचाई तक, यानी कि 30 मीटर की ऊंचाई और फीट तक होती हैं। दे ग्रो बिगर एंड बिकम किलर वेव्स व्हेन दे हिट लैंड। ये क्या होती हैं, जब ये धरती से टकरा के ऊपर उठती हैं तो ये बहुत ऊंची तक जाती हैं और बहुत मृत्यु का कारण भी बनती है। द सुनामी दैट हिट साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ऑन 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आई थी। कहाँ पर? साउथ एशिया में। किल्ड मोर देन 3 लाख पीपल, जिसमें 3 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। एक सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को बच्चों। ठीक है। बिफोर ए सुनामी, एक सुनामी से पहले क्या होता है, द वार्निंग साइंस ऑफ, एक वार्निंग साइन मिल जाते हैं कुछ, ऑफ एन अप्रोचिंग सुनामी आर देयर इज एन अर्थक्वेक और द ग्राउंड रेम्बल्स ए लॉट, द सी सडनली पुल्स बैक एंड लीव्स बेयर सैंड एंड एनिमल्स में बिहेव स्ट्रेंजली। क्या होता है सुनामी से पहले बच्चों, एक बहुत तेज़ भूकंप आता है, तूफान आता है, एंड जो समुद्री लहरें होती हैं वो बहुत तेज़ उठती हैं, एंड जो एनिमल्स होते हैं वो दहाड़ने लगते हैं। ठीक है बच्चों। फिर है बच्चों प्रिकॉशंस एंड अदर मेजर। इसके लिए हम क्या रक्षा कर सकते हैं? इन केस ऑफ ए सुनामी के केस में लीव द बीच ऑफ और लो लेइंग एरियाज़, यानी कि जो नदी का किनारा होता है उसको हमें छोड़ देना चाहिए। एंड गो टू हायर ग्राउंड, एक खुले बड़े मैदान में चले जाना चाहिए। इफ़ यू ट्रैप्ड फाइंड ए हाई एंड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग एंड क्लाइंब टू द टॉप ऑफ इट, लिसन टू रेडियो अपडेट। अगर तुम्हें क्या करना चाहिए, टॉप पे यानी कि ट्रैप्ड पे ऐसे स्थान पर चले जाना चाहिए, जो बिल्डिंग के ऊंचे स्थान पर चले जाओ जहाँ पर पानी ना जा सके, और क्लाइंब ऑन द टॉप, किसी भी ऊंची चोटी पर चढ़ जाना चाहिए। एंड लिसन टू रेडियो अपडेट, जो भी अपडेट तुम्हें मिलता रहे, जो भी नई जानकारी मिलती रहे उसको सुनना चाहिए। ठीक है बच्चों। फिर है हेडलाइंस इन नेचुरल डिसास्टर, यानी कि इसकी हेडलाइन क्या है, सब नेचुरल डिसास्टर की, जिससे हम जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे कैसे बच सकते हैं। मेक ए सेफ्टी पैक सर्वाइवल किट विद सप्लाइज टू हेल्प योर सर्वाइव, यानी कि जिससे तुम्हारी हेल्प हो सके, ऐसे सर्वाइवल किट हमें तैयार रखनी चाहिए। प्रैक्टिस एवोकेशंस ए प्रैक्टिस ड्रिल रेगुलरली, अपने पास कुछ ना कुछ सुरक्षा संबंधी ऐसी चीज़ों को रखना चाहिए। फिर उसके बाद है लर्न द वार्निंग सिग्नल्स, जो भी तुम्हें वार्निंग सिग्नल्स मिलते रहें, एंड सिस्टम्स दैट योर इमरजेंसी सर्विसेज यूज़, उन्हें यूज़ करना चाहिए। लर्न बेसिक फर्स्ट एड की, जो फर्स्ट एड होता है उसकी जानकारी रखनी चाहिए। टू नो हु इन योर कम्युनिटी, जो तुम्हारी कम्युनिटी में डॉक्टर हैं, नर्स हैं और हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, जो भी तुम्हारी कॉलोनी में डॉक्टर, नर्स या हेल्थ केयर हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए और उनसे पूछकर कुछ कार्य करना चाहिए। अलर्ट द पीपल नियर यू, जो तुम्हारे आसपास लोग हैं उन्हें अलर्ट करना चाहिए। हेल्प देम, उनकी हेल्प करनी चाहिए। एंड इनकरेज देम, और उनका साहस बढ़ाना चाहिए। ऑलवेज हैव एन इक्विपेशन प्लान रेडी विद यू, पहले से पहले ही कोई ना कोई प्लान तुम्हें रेडी रखना चाहिए, ताकि कुछ
कर सकूँ। ऑलवेज़ हैव इमरजेंसी फूड एंड वाटर, हमेशा अपने पास को इमरजेंसी फूड या वाटर रखना चाहिए। गेट इन टच विद इन, तुम्हें रेडी रहना चाहिए किसके टच में? एनजीओ। एनजीओ क्या होता है बच्चों? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये सरकार की तरफ से वो है, संस्था है जो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में हेल्प करती है। और ऑर्गेनाइज सच एज रेड क्रॉस सोसाइटी, एक रेड क्रॉस सोसाइटी होता है, उसकी हेल्प करनी चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की सहायता लेनी चाहिए। एंड यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एंड फंड यूनिसेफ फॉर योर हेल्प, ये तुम्हारी हेल्प के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ओके बच्चों, आई होप आपने दोनों वीडियो को ध्यान से देखा होगा। आपको जो समझ में आए दोबारा से पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।